अकबर के दरबार में आया बहरूपिया और उसने अकबर के खिलाफ रची साजिश। दरबार आलम में रोज की तरह उस दिन भी रौनक थी। लाल पत्थरों की दीवारों पर सूर्य की किरणें नाच रही थी और हुमायूं के बादशाह अकबर अपनी सिंहासन पर विराजमान थे। उनके बगल में बीरबल बैठा था, जिसकी चतुराई के किस्से न केवल आगरा बल्कि समूचे मुल्क में फैल चुके थे। दरबार में मंत्री, अमीर, फकीर, कवि और कलामकार अपनी अपनी बातें रख रहे थे। कुछ सुनहले दर्पणों में बिखरी बातें थी, तो कुछ काले स्याह इरादों के परचम तले दबकर आई बातें भी। उसी भीड़ में एक अनूठा शख्स उपस्थित हुआ, बहरूपिया। वो साधारण नहीं था। उसके कपड़े, उसके अदा और उसके चेहरे की बनावट कई बार बदल चुकी थी, जैसे कोई झरना बार बार अपना बहाव बदल ले। लोग उसे देखकर हैरान हुए। कुछ ने हंसी उड़ाई तो कुछ ने उसे दरबार में बुलाने की हिम्मत दिखाई। अकबर के दरबार में आए हर अजनबी को पहले रक्षक मंडल की जांच से गुजरना पड़ता था, पर उस बहरूपिये की शख्सियत में कुछ ऐसी बात थी जिसने सबका ध्यान खींच लिया। उसकी चाल में अदाकारी थी, उसकी आंखों में तीर की सी धार और उसके होठों पर किसी जादूगर की मंद मुस्कान। बताओ कौन हो तुम और क्या चाहते हो? अकबर ने ठंडी आवाज में पूछा। दरबार खामोश हो गया, जैसे कोई बादल आकर पूरे मैदान को ढक दे। बहरूपिये ने बाकायदा झुककर कहा, बेशक जाने माने बादशाह, मैं बहरूपिया हूं, रंग बदलने वाला, चेहरा बदलने वाला। मैंने दूर दूर से सुना है कि यहां न्याय की बातें होती हैं, हंसी और चतुराई का मेल होता है। मैं अपनी एक कला दिखाने आया हूं, राजा के दरबार का ऐसा तमाशा कि लोग वर्षों तक याद रखें। अकबर की आंखों में चमक आ गई। वो प्रदर्शन और विद्या के प्रेमी थे, परंतु वे सतर्क भी थे। ठीक है, उन्होंने कहा, पर यहां दंगल और फरेब नहीं चलता। दिखाओ अपनी कला, पर नियमों का पालन करना होगा। बहरूपिया ने एक छोटी सी थैली निकाली और उसमें से रंग बिरंगे कपड़े, मूंछों का नकली सेट और कुछ गुलाबी चमकीले दाग निकाले। लोगों की आंखों में चमक आ गई। उसने रूप बदला। एक पल में वो नवाब का चेहरा बना, दूसरे पल में एक झक मारता भिखारी। उसका अभिनय इतना सटीक था कि कुछ लोगों को लगा वो सचमुच किसी किस्से का हीरो है, पर बहरूपिये के मन में कुछ और ही मकसद गरमाया हुआ था। वो अकबर के खिलाफ एक ऐसा जाल बुनना चाहता था जो बादशाह की प्रतिष्ठा को मिटा दे, और उसके पीछे उसका अपना कोई निजी कारण हो सकता था, या शायद किस्मत की करवट। उसने दरबार में चतुराई से एक योजना का बीज बोया। दरबार के बीच अफवाहें, छोटी छोटी बातों का बड़ा रूप देकर। बहरूपिये ने अपनी पहली चाल छोटी सी ली। उसने धीरे धीरे ये अफवाहें चलाना शुरू किया कि कुछ मंत्री अकबर से छुपकर राजस्व की गिनती कर रहे हैं, कुछ दरबारी खाने के लोग विदेशी तिलिस्मी चीजें बेचते हैं, और कुछ गांवों से भेजे गए उपहारों में जहरीला सामान मिलता है। ये बातें इतनी छोटी, इतनी बेधड़क लगती थी कि लोग अनायास ही उन्हें सुन लेते और फिर बार बार दोहराते रहे। दरबार की हवा बदलने लगी। विश्वास का सिलसिला टूटता दिखा। अकबर ने बहरूपिये के इस सुभाम प्रदर्शन को पहली बार मजाक समझा था, पर जब अफवाहें बढ़ने लगी और कुछ लोगों ने उनके प्रति संदेह व्यक्त करना शुरू किया, तब वे व्याकुल हो उठे। उन्होंने बीरबल की ओर देखा, जो आमतौर पर मुस्कुराता और चुटकी में सब समाधान कर देता था, पर बीरबल की आंखों में भी इस बार अनिश्चितता की लकीर दौड़ गई थी, क्योंकि इस बार झूठ की जाल बनाना बेहद महीन और मारक था। बहरूपिये ने अपनी दूसरी चाल तब चली जब एक पुराना दरबारी, जो कभी अकबर के विश्वास पात्रों में गिना जाता था, अचानक चोरी के आरोप में पकड़ा गया। ये आरोप बहरूपिये ने ही फुसफुसाकर फैलाया था। एक रात उसने उस दरबारी के घर में कुछ नकली दस्तावेज रख दिए और उसे ये बता दिया कि ये दस्तावेज उसके ही है। सुबह होते ही वो दरबारी पकड़ लिया गया। अकबर के दिल में ये घाव गहराता गया। उन्होंने सारे दरबार से पूछा, सत्य क्या है, पर कोई ठोस जवाब न दे सका। लोगों के चेहरे बेईमानी
और डर से बदल चुके थे। उस दरबारी ने कहा कि वो निर्दोष है, पर प्रमाणों ने कहा कुछ और ही। अकबर अब चिंतित हो गए। वे जानते थे कि किसी भी साम्राज्य की जड़ जनता का विश्वास है। यदि दरबार पर ही शक की विभीषिका उतर आई तो राज्य के कोने कोने में हाहाकार मच सकता है। उन्होंने बीरबल से कहा, वो बहरूपिया बड़ी सटीक चाल चला रहा है। वो केवल रूप ही नहीं बदल रहा, वो सच्चाई भी बदल रहा है। इसे ठंडा करना होगा। बीरबल ने अपना परचम उठाया, पर उसकी चाल भी अलग थी। उसने तुरंत बहरूपिये की पहचान की कोशिश नहीं की। वो उसे समझना चाहता था। वो बहरूपिया कौन है और उसके इरादे क्या। बहरूपिये की चाल इतनी महीन थी कि उसकी सच्चाई को पकड़ने के लिए भी महीन जाल चाहिए था। बीरबल ने दरबार के उन लोगों से बात की जो रोजाना उस बहरूपिये से मिलते जुलते थे। दर्जनों आवाजें मिली, पर एक बात साफ थी कि बहरूपिये का मकसद केवल मजेदार नाटक नहीं था। उसने लोगों के मन में कील की तरह टांग दी और धीरे धीरे उन्हें तीर की तरह चला रहा था। एक शाम जब चंदल की तरह अंधेरा महल पर छाया हुआ था और आंचल में बैठकर कवि अपनी कविताएं गा रहे थे, बहरूपिये ने अकबर के पास एक नया प्रयास किया। उसने एक बहाना बनाया कि वो भविष्यवाणी कर सकता है। वो जानता था कि भविष्यवाणी लोगों के मन में विश्वास डाल देगी और जो व्यक्ति भविष्यवाणी करेगा वो आधा देवता माना जाएगा। उसने कहा कि आज रात दरबार के किसी बड़े पुरुष पर भारी शाप आएगा, और ये शाप वही है जो कुछ मंत्री भावी लाभ के लिए तैयार कर रहे हैं। कुछ लोग भयभीत हुए, कुछ ने उसकी बातों को हंसी में उड़ा दिया, पर कई लोगों ने ये मान लिया कि यदि ऐसा सच है तो तुरंत कदम उठाने चाहिए। अकबर के समक्ष ये समस्या अब और बढ़ चुकी थी। उनके अपने दरबार में सहसन योजकों की संभावना ने उन्हें बेचैन कर दिया। बीच में बहरूपिये की चाल एक नए मोड़ पर पहुंची। उसने बीरबल का ध्यान बंटाने के लिए एक और योजना बनाई। वो किसी गुप्त दस्तावेज के चोरी का नाटक करवाकर बीरबल पर शक गिराना चाहता था। उस रात उसने किसी राजगुप्त पत्र को चुराया और फिर उसे बीरबल के कमरे में रख दिया। सुबह होने पर जब पत्र गायब मिला तो बीरबल पर तुरंत शिकंजा कस दिया गया। लोगों ने कहा कि वही सबसे निकट है, वही अकबर के साथ खूब मिलता है, इसलिए शंका उस पर स्वाभाविक सी गई। बीरबल ने शांति से इस आवरण को सहा। वो जानता था कि बिना प्रमाण के किसी पर आरोप लगाना खतरनाक होता है। उसने कहा, राजा, सच्चाई को ढूंढकर ही मुझे दोषी मानिए। अकबर व्यथित थे, पर वे बीरबल पर भरोसा भी करते थे, क्योंकि बीरबल ने कई बार उनकी समस्याओं को हल किया था। इसलिए अकबर ने कहा, जो भी दोषी है कानून के अनुसार उसे दंड मिलेगा, पर पहले जांच पूरी करवाओ। जांच की गड़ियां चलने लगी। बीरबल खुद ये जांच करना चाह रहा था, पर उसे अपने ऊपर लगे आरोपों को मिटाने के लिए धैर्य दिखाना पड़ा। बहरूपिये ने दूर से मुस्कुराकर देखा। उसने सोचा कि अब उसका खेल पूरा हो गया है, पर बीरबल के दिमाग की सुई तेज थी। वो ये जान गया कि कोई दूसरे का चेहरा बदलकर दोष किसी पर थोपने की कोशिश कर रहा है। उसने अपने आप को दोषी साबित करने की बजाय उल्टा चाल चला। उसने अपने सबसे भरोसेमंद सिपह सालारों और सचिवों से कहा कि वे ध्यान दें कि किसने रात में कब दरबार में प्रवेश किया और कौन किससे मिला। उसने वहां कुछ झूठे कागज रखे, पर इन कागजों पर छोटी छोटी छुपी लकीरें और संकेत किए गए। बहरूपिये की चाल ये थी कि वो कागज के आधार पर सबूतों पर अतिरिक्त गवाह जोड़ दे सके, पर बीरबल ने पहले ही सबूतों के साथ खेलना एक रात शुरू कर दिया था। जब चांद आधा अंधेरा दिखा और हवाओं में कुछ उन्मादी सी हलचल थी, बीरबल ने एक योजना रची। उसने दरबार भर के लोगों को बुलाया, न केवल मंत्री और अमीर, बल्कि उन अनगिनत हस्तियों को भी जिन्हें अकबर ने आज तक दरबार में बुलाया था। सबको ये कहकर बुलाया गया कि अगले दिन का खेल खास होगा और जो वास्तव में दरबार का दोस्त है वो आए। अगले दिन जब सभागार भरा हुआ था और हर आंख उत्सुकता से टकटकी लगाई थी, बीरबल ने आदेश दिया कि बहरूपिये को भी बुलाया जाए।
बहरूपिये ने सोचा कि अब उसका बड़ा तमाशा होने ही वाला है, पर उसने अंदाज नहीं लगाया था कि बीरबल ने उससे भी बड़े खेल की तैयारी कर रखी है। बीरबल ने दरबार में खड़े होकर बड़े शांत स्वर में कहा, आज जो सच सामने आएगा वो कुछ लोगों को अचरज में डाल देगा, पर याद रखिए, सच्चाई की आवाज को दबाया नहीं जा सकता। जो भी दोषी है उसे कानून के समक्ष लाया जाएगा, पर जो निर्दोष है उसे अपमान सहना नहीं पड़ेगा। उसकी बातों में ऐसी गंभीरता और शांति थी कि लोगों ने खामोशी से सुनना शुरू कर दिया। फिर उसने एक योजना के तहत बहरूपिये की पिछली चालों का जिक्र करते हुए कहा कि कुछ झूठ पर आधारित विवाद दरबार में फैलाए गए। बहरूपिये को विश्वास था कि वो छुपकर काम कर सकता है, पर बीरबल ने उसकी चालों को उलझा दिया। उन्होंने कहा कि जो व्यक्ति परदेश से आया है और जिसने रूप बदलकर लोगों के मन में भय डाला, वो आज यहां अपने असली रूप में दिखेगा, यदि वो सचमुच कोई अदाकारी नहीं करता। अकबर ने इशारा किया और बहरूपिये को मंच पर बुलाया गया। बहरूपिये ने छलांग लगाकर मंच पर आकर अपना एक नया रूप धारण किया। इस बार उसने अपने आप को एक सम्राट का दूत बता दिया, पर बीरबल ने एक चुटकी ली और कहा, दूत तो दूत होते हैं, पर असली दूत पहचान को पहचानते हैं। और तभी अचानक एक दरबारी ने उन कागजों की ओर इशारा किया जो बीरबल ने पहले ही रखे थे। उन कागजों पर कुछ ऐसे निशान थे जो केवल उस बहरूपिये की उंगलियों से बने होते, एक अद्वितीय दाग जो उसने कभी नहीं छुपाया था। बहरूपिये को घबराहट हुई, पर उसने तुरंत अपना चेहरा बदल लिया। एक ही पल में वो बूढ़ा, पहला, रंजित इंसान बन गया। लोग दंग रह गए, पर बीरबल ने मुस्कुरा कर कहा, चेहरे बदल जाते हैं पर आदतें नहीं। दाग वही रहा और ये दाग तुम्हें पकड़ लेगा। बहरूपिये ने महसूस किया कि अब उसकी चाल खुलने लगी है। भीड़ ने उसके चारों तरफ चक्कर लगाया और अकबर ने उससे पूछा कि वो कौन है और उसके इरादे क्या है। बहरूपिये ने हार न मानते हुए फिर भी कहा, मैं केवल कला दिखा रहा था, मैंने किसी को आहत करने का इरादा नहीं किया। पर उसकी आंखों ने कुछ और कहा। एक छोटी सी झलक में उसके भीतर का घटियापन झलक गया। दर्शन में बैरागी की तरह दिखने वाले बहरूपिये ने कहा, यदि मैंने कुछ गलत किया है तो माफ कर दीजिए। पर अकबर के कान सख्त से सुनने वाले थे। उनके दरबार में सच्चाई और साहस का आदर था। उन्होंने हुक्म दिया कि बहरूपिये को गिरफ्तार कर लिया जाए और उसकी जांच की जाए। पर बीरबल ने कहा, राजा, उसे तुरंत दंड न दीजिए, मुझे उसके इरादे और कारण जानने दीजिए, क्योंकि हर चाल के पीछे कोई कहानी होती है। यदि हम बिना कहानी जाने दंड दे दें तो अन्याय होगा। बहरूपिये को भी अब यह बात समझ में आई कि उसकी चाल की जांच हो रही है और उसकी गलतियों के तार धीरे धीरे खुल रहे हैं, पर उसने अंतिम कोशिश की। उसने कहा कि यह सब एक बड़े खेल का हिस्सा था और अगर लोग शांत न रहें तो बड़े नुकसान का सामना करना पड़ेगा। उसने भ्रष्ट अधिकारियों के नाम लिए और कहा कि वे सब मिलकर ये साजिश कर रहे थे, पर उसकी बातों में एक खोट थी। बीरबल ने धीरे से उसकी बातों के तार पकड़े और कहने लगा, तुम्हारी भाषा में कई मोड़ है, पर तर्क की कसौटी पर टिकने वाला एक भी तर्क नहीं। तुमने लोगों के भरोसे के साथ खेला और साजिश फैलाई। हम सजा तो देंगे, पर मैं चाहता हूं कि तुम अपनी कहानी सुनाओ। सच्ची कहानी, तभी न्याय होता है। बाहर आकर बहरूपिये ने एक लंबा बयां किया। उसने बताया कि उसने किस तरह एक छोटी सी बस्ती में पले बढ़े लोगों को देखा, कि कैसे एक अमीर सरदार ने उनकी जमीन जब्त कर ली थी और कैसे न्याय के दरवाजे बंद हो गए थे। उसने कहा कि उसने दरबार में आकर ये दिखाने की ठानी कि कौन किसे धोखा दे रहा है, पर साथ ही उसने ये भी स्वीकार किया कि उसकी चालें कई बार अनियंत्रित और कुचक्रपूर्ण हुई। उसकी गवाही में एक तरह की वेदना थी, न केवल उसकी चालों का घिनौना इरादा, बल्कि उससे उपजी पीड़ा भी झलकती थी। बीरबल ने दिल पर हाथ रखकर सुना और फिर कहा, तुम्हारे भीतर द्वंद्व है। एक ओर न्याय का लालच,
दूसरी ओर बदले की आग। पर न्याय प्रतिशोध नहीं होता। तुमने लोगों पर भय भरा और बेवजह बेचैनी फैलाई, इसलिए दंड निश्चित है। पर मैं तुम्हें एक अवसर दूंगा अपने कर्म सुधारने का। बहरूपिये के चेहरे पर आशा और भय का मिश्रित भाव था। उसने माना कि वो गलत था, पर साथ ही कहा कि वह अपने अतीत के जख्मों से प्रेरित था। अकबर ने अपनी वो विशेष सलाह दी जो उनके राज्य को महान बनाती थी। उनके दिल में दया और न्याय दोनों का सामंजस्य था। उन्होंने कहा, यह राज्य हिंसा और डर से नहीं, बल्कि न्याय और समझ से चलता है। यदि तुम सच्चाई से पछताओगे और उचित उपाय करोगे तो दंड को कम किया जा सकता है। पर जो भी है, उसने यहां शांति भंग की है, और शांति का मतलब है कि लोग बिना भय के शासन के प्रति विश्वास रखें। हम तुम्हें काम का अवसर देंगे, परंतु शर्तें होंगी। बहरूपिये ने नतमस्तक होकर शपथ ली कि वो भविष्य में किसी प्रकार की फरेब और साजिश नहीं करेगा, और यदि वो उन नियमों का उल्लंघन करेगा तो उसे कठोर दंड भुगतना होगा। बहरूपिये के साथ हुई इस बात का असर था कि दरबार में धीरे धीरे शांति लौटी। पर बीरबल जानते थे कि केवल एक बहरूपिये को पकड़ लेने भर से समस्याएं खत्म नहीं हुई। उन्होंने अकबर को सुझाव दिया कि ऐसे लोगों के लिए एक व्यवस्था बनाई जाए जहां वे अपनी कला का प्रयोग समाज के हित में कर सकें, न केवल मनोरंजन के लिए, बल्कि सत्य उजागर करने और भ्रांतियों को दूर करने के लिए। अकबर ने इस सुझाव को स्वीकार किया और बोले, हमारी परंपरा में खेल और विद्या का महत्व रहा है। यदि किसी ने इस कला का दुरुपयोग किया तो उसके साथ न्याय किया जाएगा, पर यदि कोई शक्ति समाज के हित में इस्तेमाल होती है तो उसे मार्गदर्शन भी मिलना चाहिए। इस प्रकार बहरूपिये को सामुदायिक कार्य के लिए रखा गया। वो अब गांवों में जाकर लोगों की कहानियां सुनता, उनके दुखों का समाधान ढूंढता और साथ ही अपनी कला को नए सिरे से उपयोग में लाता। उसने कभी फिर दलबदल कर दरबार में साजिश नहीं रची। समय बीतता गया और उस दिन की घटना दरबार की कहानियों में एक महत्वपूर्ण मोड़ बन गई। लोग अकबर के न्याय की मिसालें देने लगे और बीरबल की चातुर्य की कथाएं बच्चों को सुनाई जाने लगी। पर सबसे बड़ी सीख शायद ये थी कि किसी भी समाज में सच्चाई और भरोसा वो कड़ी है जो उसे जोड़ती है। बहरूपिये का आना और उसकी साजिश हमें ये सिखाती है कि डर से काम नहीं चलता। मनुष्यों को समझ और सहानुभूति की जरूरत होती है। अकबर ने न्याय के साथ दया भी दिखाई और बीरबल ने साबित कर दिया कि बुद्धि और धैर्य किसी भी जाल को खंगाल कर सच्चाई तक पहुंच सकते हैं। कहानी का अंत ऐसा नहीं था कि केवल बहरूपिये को दंड मिला और सब ठीक हो गया, बल्कि यहां सबसे दिलचस्प बात यह थी कि कैसे एक व्यक्ति की चालों से समाज के छुपे हुए सुरूर सामने आए। बहरूपिये ने माना कि उसने गलत किया और अकबर ने उसे दूसरा अवसर दिया, पर यह दया किसी भी प्रकार की बेईमानी को बढ़ावा नहीं देती। ये बस उस व्यक्ति को सही रास्ता दिखाने का एक तरीका थी। दरबार में फिर से वही पुरानी मिठास लौट आई, पर लोगों के दिलों में एक नया सबक बैठ गया। सतर्क रहो, पर सख्ती और दया में संतुलन रखो। कई सालों के बाद जब कवि उस घटना की महिमा गुनगुनाते थे, तब वे बीरबल का नाम लेकर कहते, वो आदमी जिसने सच्चाई की मशाल जलाई और जिसने छल के पर्दों को हटाया, वो हमारा बीरबल है। और अकबर के दरबार में बहरूपिये की कहानी को लोग एक कविता की तरह दोहराते, ये याद दिलाने के लिए कि इंसान की गति कभी भी निश्चल नहीं होती, पर सही मार्गदर्शन और न्याय से उसे फिर से सही दिशा में मोड़ा जा सकता है। सूरज ढल चुका था। आगरा के महल की ऊंची दीवारों के पीछे शाम की लालिमा धीरे धीरे काली स्याही में बदल रही थी। फतेहपुर सीकरी का राजमहल उस समय शांति में डूबा था, लेकिन उस शांति में भी कुछ अनजाना कंपन था, जैसे हवाओं में कोई गुप्त बात तैर रही हो। राजा अकबर अपने अध्ययन कक्ष में अकेले बैठे थे। बीरबल कहीं बाहर किसी गांव से लौट रहे थे। बहरूपिये की घटना को हुए महीनों बीत चुके थे। वो अब सुधार के मार्ग पर था। गांवों में अपनी कला के जरिए लोगों का मन बहला रहा था।
परंतु अकबर के मन में अब भी एक हल्की सी बेचैनी थी। उन्हें लगता था कि कुछ बड़ा घटने वाला है। उनके सामने टेबल पर कुछ पुराने अभिलेख रखे थे, किसी प्रांत के राजस्व की रिपोर्टें, कुछ नए कानूनों के प्रस्ताव और विदेशी दूतों के पत्र। अकबर अपने शासन को और व्यवस्थित बनाना चाहते थे। तभी दरवाजे पर हल्की दस्तक हुई। रक्षक ने अंदर आकर कहा, जहां पनाह, एक सिपाही बाहर खड़ा है। कहता है कि वो किसी बहुत जरूरी संदेश के साथ आया है। अकबर ने इशारा किया, उसे अंदर भेजो। एक जवान सिपाही अंदर आया। उसके कपड़े धूल से सने थे, आंखों में थकान थी। उसने झुककर सलाम किया और कहा, जहां पनाह, मैं दिल्ली से आ रहा हूं। रास्ते में एक अजीब बात हुई। हमारे कई दस्तावेज जो खजाने की गाड़ी में भेजे जा रहे थे, अचानक लापता हो गए। न कोई डाका पड़ा, न लड़ाई हुई, पर सामान जैसे हवा में गायब हो गया। अकबर के माथे पर शिकन आई। लापता? बिना कोई निशान छोड़े? जी हां हुजूर, सिपाही ने जवाब दिया। हमने हर कोने की तलाशी ली, कोई सुराग नहीं मिला। बस इतना पता चला कि कुछ दूरी पर एक बूढ़ा फकीर दिखाई दिया था, जो अचानक गायब हो गया। अकबर ने कुर्सी पर झुककर कहा, यह बात दिलचस्प है। कल तक बीरबल लौट आएंगे। मैं चाहता हूं कि यह मामला उसी के हवाले किया जाए। दूसरे दिन सुबह जब दरबार लगा तो हमेशा की तरह भीड़ थी। संगीतकार अपनी धुनें बजा रहे थे, कवि अपने शेर सुना रहे थे, लेकिन अकबर का ध्यान उस ओर नहीं था। जैसे ही बीरबल अंदर आए, अकबर ने कहा, बीरबल, हमें तुम्हारी बुद्धि की फिर जरूरत पड़ गई है। बीरबल मुस्कुराए, जहां पनाह, जरूरत पड़ना अच्छा है, क्योंकि इसका मतलब है कि आपका भरोसा अब भी बरकरार है। अकबर ने सारा किस्सा बताया, दस्तावेजों का गायब होना, बूढ़े फकीर का दिखना और फिर हवा हो जाना। बीरबल ने शांतिपूर्वक सब सुना, फिर पूछा, क्या किसी ने उस फकीर का चेहरा ठीक से देखा? नहीं, अकबर ने कहा, सिर्फ इतना सुना कि उसके माथे पर कोई अजीब निशान था और उसकी दाढ़ी में कुछ सफेद सफेद पंख फंसे थे। बीरबल के चेहरे पर हल्की चमक आई। जहां पनाह, यह कोई साधारण चोरी नहीं है। जिस तरह से घटना हुई है, उससे लगता है कि किसी ने बहुत सोच समझकर चाल चली है। मुझे कुछ दिन दीजिए, मैं सच तक पहुंचने की कोशिश करूंगा। अकबर ने सिर हिलाया, तुम्हें जितना समय चाहिए लो, लेकिन सच बाहर आना चाहिए। बीरबल ने दरबार से निकलते हुए अपने कुछ भरोसेमंद सिपाहियों को बुलाया और कहा, दिल्ली के रास्ते पर जो भी साधु, फकीर या व्यापारी दिखे, उस पर नजर रखो, और जो भी व्यक्ति बहरूपिये जैसा वेश बदलने में माहिर लगे, उसे चुपचाप देखो। सिपाही चले गए। शाम ढली तो बीरबल ने खुद भी यात्रा का मन बनाया। उन्होंने अपने पुराने दोस्त, वही सुधरे हुए बहरूपिये को बुलाया, जो अब ईमानदारी से कला सिखा रहा था। वो एकदम सादे कपड़ों में आया, पर चेहरे पर अब विनम्रता और स्थिरता थी। बीरबल जी, उसने कहा, आपने बुलाया तो जानता हूं कुछ बड़ा मामला होगा। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, हां, और तुम्हारी कला की मुझे फिर जरूरत है। सुना है कोई फकीर बनकर दस्तावेज गायब कर रहा है। मुझे शक है कि ये किसी पुरानी साजिश की अगली कड़ी है, लेकिन इस बार हमें चाल से चाल मात देनी होगी। बहरूपिये ने कहा, तो क्या मैं फिर से वेश बदलूं? हां, बीरबल ने कहा, इस बार तुम भी एक फकीर बनो, पर ध्यान रहे, असली फकीर और नकली फकीर में फर्क समझना सबसे मुश्किल होता है। तुम्हें उस नकली से पहले मिलना है। दोनों ने योजना बनाई। बहरूपिया अगले दिन रास्ते पर निकला, वही रास्ता जहां चोरी हुई थी। उसका चेहरा सूखा, कपड़े फटे और हाथ में माला थी। वो राहियों से बातें करता, भिक्षा मांगता और हर किसी से पूछता कि कहीं कोई बूढ़ा फकीर तो नहीं दिखा। कुछ दिन बीते और एक शाम जब वो किसी पेड़ के नीचे विश्राम कर रहा था, तभी उसने देखा दूर से एक फकीर चला रहा था। उसके सिर पर पगड़ी थी, पर वो कुछ ज्यादा ही झुका हुआ चल रहा था, जैसे कोई वेश के नीचे कुछ छिपा रहा हो। बहरूपिये ने चुपचाप उसका पीछा किया।
फकीर जंगल के अंदर एक पुराने खंडहर में गया। अंदर उसने अपनी बोरी खोली और उसमें से कुछ चांदी के सिक्के और कागज के टुकड़े निकाले। बहरूपिये का दिल धक से रह गया। वही दस्तावेज। उसने तुरंत समझा कि यही वो आदमी है जिसकी खोज बीरबल कर रहे हैं, लेकिन वो पकड़ा न जाए, इसलिए उसने कुछ देर इंतजार किया और फिर चुपचाप अकबर के पास संदेश भेजा। 3 दिन बाद बीरबल खुद उस जगह पहुंचे। उनके साथ कुछ सैनिक भी थे, पर उन्होंने उन्हें दूर ही छुपा दिया। उन्होंने देखा कि फकीर वही काम दोहरा रहा था। बीरबल ने आगे बढ़कर कहा, बाबा सलाम, बड़ी देर से आपकी खोज थी। फकीर ने चौंक कर देखा, फिर बोला, बेटा मैं तो दरवेश हूं, मुझसे क्या काम? बस जरा ये जानना था। बीरबल बोले कि आपकी माला में इतने चमकीले दाने कहां से आए और आपकी पगड़ी इतनी भारी क्यों लगती है? फकीर असहज हुआ। उसने पलट कर कहा, अरे मियां, ये तो साधुओं का रहस्य होता है। हाँ, बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, पर दरबार के दस्तावेज साधुओं का रहस्य नहीं होते। बस इतना कहना था कि फकीर का चेहरा उतर गया। वो तुरंत भागने लगा, लेकिन बीरबल के सिपाही पहले से तैयार थे। उसे पकड़ लिया गया। जब उसके कपड़े और बोरी की तलाशी ली गई तो उसमें से न केवल दस्तावेज मिले, बल्कि कुछ जादुई औजार भी, नकली मुहरें, मोम के ढांचे और एक अजीब सी चमकदार धातु जिससे वो अपने वेश को तुरंत बदल सकता था। अकबर के सामने जब वो लाया गया तो दरबार में फिर से सनसनी फैल गई। अकबर ने कहा, तुम कौन हो और हमारे खजाने के दस्तावेज क्यों चुराए? फकीर ने चुपचाप नीचे देखा। बीरबल ने संकेत किया। सिपाहियों ने उसका नकली दाढ़ी मूंछ का जाल हटाया और जो चेहरा सामने आया देखकर हर कोई दंग रह गया। वो वही बहरूपिये का पुराना साथी था जिसने पहली साजिश में उसका साथ दिया था और बाद में फरार हो गया था। उसे सब मृत समझ चुके थे, पर वो अब फिर लौट आया था। अकबर ने गुस्से में कहा, तो ये फिर वही पुराना खेल है? फकीर बोला, जहां पनाह, खेल नहीं, बदला। आपने मेरे साथी को माफ कर दिया, पर मुझे सजा दी। मैं जेल से भागा और कसम खाई कि आपकी नींव हिलाकर रहूंगा। बीरबल ने गंभीरता से कहा, नींव नहीं हिलती छल से। जो सत्य की दीवार पर बना हो उसे फरेब नहीं गिरा सकता। अकबर ने आदेश दिया कि उस व्यक्ति की पूरी जांच की जाए। किसने मदद की, कहा गया और किससे मिला। पर बीरबल जानते थे कि यह मामला अभी खत्म नहीं हुआ। किसी के पीछे कोई और दिमाग था, ऐसा जो पर्दे के पीछे से सारी चालें चला रहा था। उसी रात बीरबल ने फिर बहरूपिये को बुलाया और कहा, अब वक्त है कि हम सच्चे और झूठे फकीरों का खेल बंद करें। इस बार दुश्मन बहुत चालाक है। वो परछाइयों में छिपकर काम करता है। हमें भी परछाई बनना होगा। बहरूपिये ने सिर झुकाया, मैं तैयार हूं बीरबल जी। इस बार मैं सिर्फ आपकी आंख बनकर रहूंगा। और यहीं से शुरू हुआ एक नया अध्याय, रहस्यों, चालों और बुद्धि के युद्ध का, जो आगे चलकर दरबार की सबसे कठिन परीक्षाओं में से एक बनने वाला था। अकबर के दरबार में आया खेल दिखाने वाला मदारी उसने चली चला। दरबार का माहौल हमेशा की तरह रंगीन और हलचल भरा था। जहां अपना अकबर सिंहासन पर बैठे थे, उनके दाहिने और बीरबल शांति और बुद्धि के साथ बैठे थे। आज भी दरबार में गायक अपने तराने सुना रहे थे और कुछ कवि अपनी कसी हुई शायरी का जिक्र कर रहे थे। अचानक दरबार के मुख्य द्वार पर एक हल्की सी चहल पहल हुई और एक अजीब सा शख्स आकर रुक गया। वो मदारी था, बिना चमक दमक के कपड़ों में, पर हाथों में ढोलक और बांसुरी के साथ। उसके चेहरे पर अद्भुत चमक और मुस्कान थी और उसकी आंखों में ऐसी चमक कि एक बार देखने वाले का मन नाचने लगता। लोग हंसे, कुछ ने ताली बजाई और कुछ ने उसे छेड़ने लगे। मदारी ने बड़े अदब से सलाम किया और कहा, जहांपनाह, मैं एक छोटे से खेल और कुछ अदाओं के साथ आया हूं। क्या मुझे आपकी इजाजत है कि मैं दरबार में अपना कौशल दिखाऊं? अकबर ने मुस्कुराकर कहा,
दरबार मनोरंजन का भी स्थान है, पर याद रहे कि यहाँ चालाकी और झूठ को नकारा जाता है। अपनी कला दिखाइए। मदारी ने आंखों में झिलमिलाहट भरकर कहा, जहांपनाह, मेरे पास कुछ ऐसा है जो हंसाएगा भी और सोचने पर भी मजबूर करेगा। बीरबल ने उसे ध्यान से देखा। उसकी चाल में कुछ था जो साधारण नहीं था। मदारी का बर्ताव सरल था, पर रहने का अंदाज कुछ ऐसा कि वो भीड़ में छुपकर बड़े बड़े राज खोल सकता था। बीरबल ने अपनी आवाज में हल्का सा मजाक उड़ेलते हुए कहा, देखना है क्या दिखाते हो, पर किसी की इज्जत के साथ खेलना मत। मदारी ने सिर झुकाया और बोला, बिल्कुल नहीं, मैं सिर्फ खेल दिखाऊंगा, पर खेल में सच्चाई का एक मोल भी है। अगर जहांपनाह चाहे तो मैं सबसे पहले एक साधारण चाल दिखाऊं। आंखों पर पट्टी बांध कर दूंगा और फिर किसी की चीज का नाम बताऊंगा। अकबर ने हाथ उठाकर कहा, ठीक है, आंख पर पट्टी बांधकर बताओ, पर किसी के अधिकार का उल्लंघन मत करना। मदारी ने आंखों पर हल्की पट्टी बांधी। बीरबल ने अच्छे से देखा। उसकी आंखें भीतर अंधेरी थी, पर उसके चेहरे पर एक तनाव नहीं था। मदारी ने एक एक कर दरबारियों से पूछा कि कौन किस काम से जुदा है। लोगों ने हंसते हुए कहा कि वो दंग कर देगा। मदारी ने धीरे से कहा, जिस आदमी का सिर ऊपर झुका हुआ है, उसकी अंगूठी में कितना हीरा है? सभी लोग हैरान हुए। कैसे बताएगा? मदारी ने मुस्कुराकर कहा, वो अंगूठी 5 रत्ती की है। अचानक वही आदमी अपने अंगूठी को निकालकर दिखाने लगा। सचमुच 5 रत्ती का हीरा था। दरबार में सराहना की लहर उठी। मदारी ने और अंदर तक देखते हुए कुछ और चमत्कार दिखाए। लोगों के कहे हुए सब ठीक निकला, पर बीरबल की सूझबूझ ने उसे सतर्क रखा। ऐसा कौशल केवल खेल का नहीं लग रहा था, कहीं कुछ और भी छिपा ना हो। अकबर ने बाद में मदारी से बातचीत की। मदारी बोला, जहांपनाह, मेरा नाम आमिर है। मैं कलियों और कलों का पक्का हूं। मैंने दूर दराज से ये कला सीखी है। लोगों के हाव भाव और सांस की चाल से मैं कई रहस्य पढ़ लेता हूं। बीरबल ने देखा कि आमिर का आत्मविश्वास केवल कौशल का नहीं, पर उसकी आंखों में कभी कभी उदासी का झांका भी आता था। बीरबल ने पूछा, क्या तुम खेल से कहीं अधिक कुछ करते हो? क्या तुम्हें कभी लोगों के मनोभाव का पता चलकर दुख हुआ है? आमिर ने मुस्कुराकर कहा, जहांपनाह, कई बार, पर मनोभाव पढ़ना कोई पाप नहीं। ये तो कला है, पर कला का उपयोग व्यक्ति पर निर्भर करता है। बीरबल ने सहजता से कहा, फिर तुम्हें यह भी याद रखना चाहिए कि कला को लोग भी बाधा न माने। आमिर ने सहमति में सिर हिलाया और बोला, मैं जानता हूं। समय के साथ आमिर अकबर के दरबार में अपनी जगह बना रहा था। वह रोज नए खेल दिखाता और लोग उससे मंत्रमुग्ध हो जाते। पर धीरे धीरे कुछ लोग महसूस करने लगे कि उसके खेल के पीछे केवल अदाएं नहीं, बल्कि एक तरह की जानकारी इकट्ठा करने की आदत है। आमिर लोगों की आदतों, उनकी छुपी छोटी छोटी बातों, उनकी झिझक और खुलापन, सभी कुछ इकट्ठा कर रहा था। बीरबल ने इसे नजरअंदाज नहीं किया। वो जानता था कि कला और सूझबूझ का संयोजन कभी कभी खतरनाक हो सकता है, पर अभी सब कुछ शांत लग रहा था। आमिर ने कई बार शाही मेहमानों के सामने स्थिति को हल्का सा बदलकर नई सच्चाइयां उजागर की। कभी किसी की झूठी तारीफों को, कभी किसी मन की कुटिलता को। दरबार में ये कहकर लोग उसे सराहते, वो नए रंग दिखाता है। पर कुछ लोग इस बात से नाखुश थे। जिनके राज खोले जा रहे थे, वे भीतर ही भीतर चिंता कर रहे थे। एक दिन सुबह महल के मुख्य गार्ड ने खबर दी, किसी गांव से एक बड़ा मामला आगरा पहुंचा है। एक अमीर जमींदार पर गांव के लोगों ने रोष जताया था कि उसने उनकी जमीन जबरदस्ती ले ली और फसल का हिस्सा नहीं दिया। ये मामला अकबर के न्याय के दायरे में आ गया और उन्होंने तुरंत तय किया कि इसे सुलझाया जाए। आमिर ने भी ये सुना और अचानक उसकी आंखों में कुछ चमक दौड़ गई। उसने बीरबल से कहा, मैं गांव जाकर लोगों का हाल जानना चाहूंगा। उनकी असली बातें तो वही बताते हैं जो आंखों में छुपी रहती है।
बीरबल ने हंसते हुए कहा, ठीक है, पर न्याय से कोई खेल मत खेलना, हमारे नियम साफ है। आमिर ने वादा किया और गांव की ओर निकल पड़ा, पर उसके साथ कुछ गुप्त उद्देश्य भी थे। किसी ने कहा कि वो वहां जाकर कुछ झूठी सूचनाएं इकट्ठा करेगा ताकि किसी की छवि नरक बना सके। गांव पहुंचकर आमिर ने लोगों की हालत देखी। वहां गरीबी, बेरोजगारी और असंतोष था। वे सच में पीड़ित थे। उन लोगों ने आमिर के समक्ष अपनी व्यथा कह डाली। आमिर की आत्मा बर्फ की सी पिघली। वो समझ गया कि यहां केवल एक आदमी ही दोषी नहीं, बल्कि कई तरह के ठिकानों से ये व्यवस्था बनी है। उसने प्यार और क्रोध के बीच झटकों में काम किया और कुछ पुरानी बातों का उपयोग करके एक खेल चलाया। उसने गांव वालों से कहा कि वे जो भी शिकायतें बताएं, वो उन्हें दरबार में सही तरीके से प्रस्तुत करेगा। गांव वालों ने भरोसा कर दिया। आमिर ने वापस आकर अकबर के सामने ये सारी बातें रख दी, पर उसने अपनी बातों में एक छोटा सा मोड़ भी जोड़ दिया। उसने ऐसा बताया कि लगे कि जमींदार ने जानबूझकर अदालतों में दस्तावेज बदलवाए और कुछ दरबारियों के साथ सांठगांठ की। अकबर ने इसका संज्ञान लिया और जांच के आदेश दिए। जमींदार को दरबार में बुलाया गया और दस्तावेजों की जांच होने लगी। बीरबल को लगा कि कहीं मदारी की बातों ने किसी की प्रतिष्ठा पर कटाक्ष कर दिया है। बीरबल ने शांत स्वर में कहा, सतर्क रहना जरूरी है। अक्सर बातों के बीच कुछ अनिर्णित सच भी छुपा रहता है। अकबर ने भी यही कहा कि सबूतों के बिना फैसला नहीं होगा। जांच के दौरान कुछ अभिलेख और घोटाले की जानकारी मिली, पर वो इतना टेढ़ा और उलझा हुआ था कि सीधे तौर पर किसी पर आरोप लगाना मुश्किल था। भूमि के पुराने कागज, पुरानी मुहरें और गवाह, सबके कहने में अंतर थे। बीरबल ने गंभीरता से कहा, नींव नहीं हिलती छल से। जो सत्य की दीवार पर बना हो, उसे फरेब नहीं गिरा सकता। अकबर ने आदेश दिया कि उस व्यक्ति की पूरी जांच की जाए। किसने मदद की, कहाँ कहा गया और किससे मिला। पर बीरबल जानते थे कि यह मामला अभी खत्म नहीं हुआ। किसी के पीछे कोई और दिमाग था, ऐसा जो पर्दे के पीछे से सारी चालें चला रहा था। उसी रात बीरबल ने फिर बहरूपिये को बुलाया और कहा, अब वक्त है कि हम सच्चे और झूठे फकीरों का खेल बंद करें। इस बार दुश्मन बहुत चालाक है। वो परछाइयों में छिपकर काम करता है। हमें भी परछाई बनना होगा। बहरूपिये ने सिर झुकाया, मैं तैयार हूं बीरबल जी। इस बार मैं सिर्फ आपकी आंख बनकर रहूंगा। और यहीं से शुरू हुआ एक नया अध्याय, रहस्यों, चालों और बुद्धि के युद्ध का, जो आगे चलकर दरबार की सबसे कठिन परीक्षाओं में से एक बनने वाला था। अकबर के दरबार में आया खेल दिखाने वाला मदारी उसने चली चला। दरबार का माहौल हमेशा की तरह रंगीन और हलचल भरा था। जहां अपना अकबर सिंहासन पर बैठे थे, उनके दाहिने और बीरबल शांति और बुद्धि के साथ बैठे थे। आज भी दरबार में गायक अपने तराने सुना रहे थे और कुछ कवि अपनी कसी हुई शायरी का जिक्र कर रहे थे। अचानक दरबार के मुख्य द्वार पर एक हल्की सी चहल पहल हुई और एक अजीब सा शख्स आकर रुक गया। वो मदारी था, बिना चमक दमक के कपड़ों में, पर हाथों में ढोलक और बांसुरी के साथ। उसके चेहरे पर अद्भुत चमक और मुस्कान थी और उसकी आंखों में ऐसी चमक कि एक बार देखने वाले का मन नाचने लगता। लोग हंसे, कुछ ने ताली बजाई और कुछ ने उसे छेड़ने लगे। मदारी ने बड़े अदब से सलाम किया और कहा, जहांपनाह, मैं एक छोटे से खेल और कुछ अदाओं के साथ आया हूं। क्या मुझे आपकी इजाजत है कि मैं दरबार में अपना कौशल दिखाऊं? अकबर ने मुस्कुराकर कहा, दरबार मनोरंजन का भी स्थान है, पर याद रहे कि यहां चालाकी और झूठ को नकारा जाता है। अपनी कला दिखाइए। मदारी ने आंखों में झिलमिलाहट भरकर कहा, जहांपनाह, मेरे पास कुछ ऐसा है जो हंसाएगा भी और सोचने पर भी मजबूर करेगा। बीरबल ने उसे ध्यान से देखा। उसकी चाल में कुछ था जो साधारण नहीं था। मदारी का बर्ताव सरल था, पर रहने का अंदाज कुछ ऐसा कि वो भीड़ में छुपकर बड़े बड़े राज खोल सकता था।
बीरबल ने अपनी आवाज में हल्का सा मजाक उड़ेलते हुए कहा, देखना है क्या दिखाते हो, पर किसी की इज्जत के साथ खेलना मत। मदारी ने सिर झुकाया और बोला, बिल्कुल नहीं, मैं सिर्फ खेल दिखाऊंगा, पर खेल में सच्चाई का एक मोल भी है। अगर जहांपनाह चाहे तो मैं सबसे पहले एक साधारण चाल दिखाऊं, आंखों पर पट्टी बांध कर दूंगा और फिर किसी की चीज का नाम बताऊंगा। अकबर ने हाथ उठाकर कहा, ठीक है, आंख पर पट्टी बांधकर बताओ, पर किसी के अधिकार का उल्लंघन मत करना। मदारी ने आंखों पर हल्की पट्टी बांधी। बीरबल ने अच्छे से देखा। उसकी आंखें भीतर अंधेरी थी, पर उसके चेहरे पर एक तनाव नहीं था। मदारी ने एक एक कर दरबारियों से पूछा कि कौन किस काम से जुदा है। लोगों ने हंसते हुए कहा कि वो दंग कर देगा। मदारी ने धीरे से कहा, जिस आदमी का सिर ऊपर झुका हुआ है, उसकी अंगूठी में कितना हीरा है? सभी लोग हैरान हुए। कैसे बताएगा? मदारी ने मुस्कुरा कर कहा, वो अंगूठी 5 रत्ती की है। अचानक वही आदमी अपने अंगूठी को निकालकर दिखाने लगा। सचमुच 5 रत्ती का हीरा था। दरबार में सराहना की लहर उठी। मदारी ने और अंदर तक देखते हुए कुछ और चमत्कार दिखाए। लोगों के कहे हुए सब ठीक निकला, पर बीरबल की सूझबूझ ने उसे सतर्क रखा। ऐसा कौशल केवल खेल का नहीं लग रहा था, कहीं कुछ और भी छिपा ना हो। अकबर ने बाद में मदारी से बातचीत की। मदारी बोला, जहांपनाह, मेरा नाम आमिर है। मैं कलियों और कलों का पक्का हूं। मैंने दूर दराज से ये कला सीखी है। लोगों के हाव भाव और सांस की चाल से मैं कई रहस्य पढ़ लेता हूं। बीरबल ने देखा कि आमिर का आत्मविश्वास केवल कौशल का नहीं, पर उसकी आंखों में कभी कभी उदासी का झांका भी आता था। बीरबल ने पूछा, क्या तुम खेल से कहीं अधिक कुछ करते हो? क्या तुम्हें कभी लोगों के मनोभाव का पता चलकर दुख हुआ है? आमिर ने मुस्कुरा कर कहा, जहांपनाह, कई बार, पर मनोभाव पढ़ना कोई पाप नहीं। ये तो कला है, पर कला का उपयोग व्यक्ति पर निर्भर करता है। बीरबल ने सहजता से कहा, फिर तुम्हें यह भी याद रखना चाहिए कि कला को लोग भी बाधा न माने। आमिर ने सहमति में सिर हिलाया और बोला, मैं जानता हूं। समय के साथ आमिर अकबर के दरबार में अपनी जगह बना रहा था। वह रोज नए खेल दिखाता और लोग उससे मंत्रमुग्ध हो जाते। पर धीरे धीरे कुछ लोग महसूस करने लगे कि उसके खेल के पीछे केवल अदाएं नहीं, बल्कि एक तरह की जानकारी इकट्ठा करने की आदत है। आमिर लोगों की आदतों, उनकी छुपी छोटी छोटी बातों, उनकी झिझक और खुलापन, सभी कुछ इकट्ठा कर रहा था। बीरबल ने इसे नजरअंदाज नहीं किया। वो जानता था कि कला और सूझबूझ का संयोजन कभी कभी खतरनाक हो सकता है, पर अभी सब कुछ शांत लग रहा था। आमिर ने कई बार शाही मेहमानों के सामने स्थिति को हल्का सा बदलकर नई सच्चाइयां उजागर की। कभी किसी की झूठी तारीफों को, कभी किसी मन की कुटिलता को। दरबार में ये कहकर लोग उसे सराहते, वो नए रंग दिखाता है। पर कुछ लोग इस बात से नाखुश थे। जिनके राज खोले जा रहे थे, वे भीतर ही भीतर चिंता कर रहे थे। एक दिन सुबह महल के मुख्य गार्ड ने खबर दी, किसी गांव से एक बड़ा मामला आगरा पहुंचा है। एक अमीर जमींदार पर गांव के लोगों ने रोष जताया था कि उसने उनकी जमीन जबरदस्ती ले ली और फसल का हिस्सा नहीं दिया। ये मामला अकबर के न्याय के दायरे में आ गया और उन्होंने तुरंत तय किया कि इसे सुलझाया जाए। आमिर ने भी ये सुना और अचानक उसकी आंखों में कुछ चमक दौड़ गई। उसने बीरबल से कहा, मैं गांव जाकर लोगों का हाल जानना चाहूंगा। उनकी असली बातें तो वही बताते हैं जो आंखों में छुपी रहती है। बीरबल ने हंसते हुए कहा, ठीक है, पर न्याय से कोई खेल मत खेलना। हमारे नियम साफ है। आमिर ने वादा किया और गांव की ओर निकल पड़ा, पर उसके साथ कुछ गुप्त उद्देश्य भी थे। किसी ने कहा कि वो वहां जाकर कुछ झूठी सूचनाएं इकट्ठा करेगा ताकि किसी की छवि नरक बना सके। गांव पहुंचकर आमिर ने लोगों की हालत देखी। वहां गरीबी, बेरोजगारी और असंतोष था। वे सच में पीड़ित थे।
उन लोगों ने आमिर के समक्ष अपनी व्यथा कह डाली। आमिर की आत्मा बर्फ की सी पिघली। वो समझ गया कि यहाँ केवल एक आदमी ही दोषी नहीं, बल्कि कई तरह के ठिकानों से ये व्यवस्था बनी है। उसने प्यार और क्रोध के बीच झटकों में काम किया और कुछ पुरानी बातों का उपयोग करके एक खेल चलाया। उसने गांव वालों से कहा कि वे जो भी शिकायतें बताएं, वो उन्हें दरबार में सही तरीके से प्रस्तुत करेगा। गांव वालों ने भरोसा कर दिया। आमिर ने वापस आकर अकबर के सामने ये सारी बातें रख दी, पर उसने अपनी बातों में एक छोटा सा मोड़ भी जोड़ दिया। उसने ऐसा बताया कि लगे कि जमींदार ने जानबूझकर अदालतों में दस्तावेज बदलवाए और कुछ दरबारियों के साथ सांठगांठ की। अकबर ने इसका संज्ञान लिया और जांच के आदेश दिए। जमींदार को दरबार में बुलाया गया और दस्तावेजों की जांच होने लगी। बीरबल को लगा कि कहीं मदारी की बातों ने किसी की प्रतिष्ठा पर कटाक्ष कर दिया है। बीरबल ने शांत स्वर में कहा, सतर्क रहना जरूरी है। अक्सर बातों के बीच कुछ अनिर्णित सच भी छुपा रहता है। अकबर ने भी यही कहा कि सबूतों के बिना फैसला नहीं होगा। जांच के दौरान कुछ अभिलेख और घोटाले की जानकारी मिली, पर वो इतना टेढ़ा और उलझा हुआ था कि सीधे तौर पर किसी पर आरोप लगाना मुश्किल था। भूमि के पुराने कागज, पुरानी मुहरें और गवाह सबके कहने में अंतर थे। बीरबल ने गंभीरता से कहा, नींव नहीं हिलती छल से। जो सत्य की दीवार पर बना हो उसे फरेब नहीं गिरा सकता। अकबर ने आदेश दिया कि उस व्यक्ति की पूरी जांच की जाए। किसने मदद की, कहाँ कहा गया और किससे मिला। पर बीरबल जानते थे कि यह मामला अभी खत्म नहीं हुआ। किसी के पीछे कोई और दिमाग था, ऐसा जो पर्दे के पीछे से सारी चालें चला रहा था। उसी रात बीरबल ने फिर बहरूपिये को बुलाया और कहा, अब वक्त है कि हम सच्चे और झूठे फकीरों का खेल बंद करें। इस बार दुश्मन बहुत चालाक है। वो परछाइयों में छिपकर काम करता है। हमें भी परछाई बनना होगा। बहरूपिये ने सिर झुकाया, मैं तैयार हूं बीरबल जी। इस बार मैं सिर्फ आपकी आंख बनकर रहूंगा। और यहीं से शुरू हुआ एक नया अध्याय, रहस्यों, चालों और बुद्धि के युद्ध का, जो आगे चलकर दरबार की सबसे कठिन परीक्षाओं में से एक बनने वाला था। अकबर के दरबार में आया खेल दिखाने वाला मदारी उसने चली चला। दरबार का माहौल हमेशा की तरह रंगीन और हलचल भरा था। जहां अपना अकबर सिंहासन पर बैठे थे, उनके दाहिने और बीरबल शांति और बुद्धि के साथ बैठे थे। आज भी दरबार में गायक अपने तराने सुना रहे थे और कुछ कवि अपनी कसी हुई शायरी का जिक्र कर रहे थे। अचानक दरबार के मुख्य द्वार पर एक हल्की सी चहल पहल हुई और एक अजीब सा शख्स आकर रुक गया। वो मदारी था, बिना चमक दमक के कपड़ों में, पर हाथों में ढोलक और बांसुरी के साथ। उसके चेहरे पर अद्भुत चमक और मुस्कान थी और उसकी आंखों में ऐसी चमक कि एक बार देखने वाले का मन नाचने लगता। लोग हंसे, कुछ ने ताली बजाई और कुछ ने उसे छेड़ने लगे। मदारी ने बड़े अदब से सलाम किया और कहा, जहांपनाह, मैं एक छोटे से खेल और कुछ अदाओं के साथ आया हूं। क्या मुझे आपकी इजाजत है कि मैं दरबार में अपना कौशल दिखाऊं? अकबर ने मुस्कुराकर कहा, दरबार मनोरंजन का भी स्थान है, पर याद रहे कि यहां चालाकी और झूठ को नकारा जाता है। अपनी कला दिखाइए। मदारी ने आंखों में झिलमिलाहट भरकर कहा, जहांपनाह, मेरे पास कुछ ऐसा है जो हंसाएगा भी और सोचने पर भी मजबूर करेगा। बीरबल ने उसे ध्यान से देखा। उसकी चाल में कुछ था जो साधारण नहीं था। मदारी का बर्ताव सरल था, पर रहने का अंदाज कुछ ऐसा कि वो भीड़ में छुपकर बड़े बड़े राज खोल सकता था। बीरबल ने अपनी आवाज में हल्का सा मजाक उड़ेलते हुए कहा, देखना है क्या दिखाते हो, पर किसी की इज्जत के साथ खेलना मत। मदारी ने सिर झुकाया और बोला, बिल्कुल नहीं, मैं सिर्फ खेल दिखाऊंगा, पर खेल में सच्चाई का एक मोल भी है। अगर जहांपनाह चाहे तो मैं सबसे पहले एक साधारण चाल दिखाऊं, आंखों पर पट्टी बांध कर दूंगा और फिर किसी की चीज का नाम बताऊंगा। अकबर ने हाथ उठाकर कहा,
ठीक है, आंख पर पट्टी बांधकर बताओ, पर किसी के अधिकार का उल्लंघन मत करना। मदारी ने आंखों पर हल्की पट्टी बांधी। बीरबल ने अच्छे से देखा। उसकी आंखें भीतर अंधेरी थी, पर उसके चेहरे पर एक तनाव नहीं था। मदारी ने एक एक कर दरबारियों से पूछा कि कौन किस काम से जुदा है। लोगों ने हंसते हुए कहा कि वो दंग कर देगा। मदारी ने धीरे से कहा, जिस आदमी का सिर ऊपर झुका हुआ है, उसकी अंगूठी में कितना हीरा है? सभी लोग हैरान हुए। कैसे बताएगा? मदारी ने मुस्कुरा कर कहा, वो अंगूठी 5 रत्ती की है। अचानक वही आदमी अपने अंगूठी को निकालकर दिखाने लगा। सचमुच 5 रत्ती का हीरा था। दरबार में सराहना की लहर उठी। मदारी ने और अंदर तक देखते हुए कुछ और चमत्कार दिखाए। लोगों के कहे हुए सब ठीक निकला, पर बीरबल की सूझबूझ ने उसे सतर्क रखा। ऐसा कौशल केवल खेल का नहीं लग रहा था, कहीं कुछ और भी छिपा ना हो। अकबर ने बाद में मदारी से बातचीत की। मदारी बोला, जहांपनाह, मेरा नाम आमिर है। मैं कलियों और कलों का पक्का हूं। मैंने दूर दराज से ये कला सीखी है। लोगों के हाव भाव और सांस की चाल से मैं कई रहस्य पढ़ लेता हूं। बीरबल ने देखा कि आमिर का आत्मविश्वास केवल कौशल का नहीं, पर उसकी आंखों में कभी कभी उदासी का झांका भी आता था। बीरबल ने पूछा, क्या तुम खेल से कहीं अधिक कुछ करते हो? क्या तुम्हें कभी लोगों के मनोभाव का पता चलकर दुख हुआ है? आमिर ने मुस्कुरा कर कहा, जहांपनाह, कई बार, पर मनोभाव पढ़ना कोई पाप नहीं। ये तो कला है, पर कला का उपयोग व्यक्ति पर निर्भर करता है। बीरबल ने सहजता से कहा, फिर तुम्हें यह भी याद रखना चाहिए कि कला को लोग भी बाधा न माने। आमिर ने सहमति में सिर हिलाया और बोला, मैं जानता हूं। समय के साथ आमिर अकबर के दरबार में अपनी जगह बना रहा था। वह रोज नए खेल दिखाता और लोग उससे मंत्रमुग्ध हो जाते। पर धीरे धीरे कुछ लोग महसूस करने लगे कि उसके खेल के पीछे केवल अदाएं नहीं, बल्कि एक तरह की जानकारी इकट्ठा करने की आदत है। आमिर लोगों की आदतों, उनकी छुपी छोटी छोटी बातों, उनकी झिझक और खुलापन, सभी कुछ इकट्ठा कर रहा था। बीरबल ने इसे नजरअंदाज नहीं किया। वो जानता था कि कला और सूझबूझ का संयोजन कभी कभी खतरनाक हो सकता है, पर अभी सब कुछ शांत लग रहा था। आमिर ने कई बार शाही मेहमानों के सामने स्थिति को हल्का सा बदलकर नई सच्चाइयां उजागर की। कभी किसी की झूठी तारीफों को, कभी किसी मन की कुटिलता को। दरबार में ये कहकर लोग उसे सराहते, वो नए रंग दिखाता है। पर कुछ लोग इस बात से नाखुश थे। जिनके राज खोले जा रहे थे, वे भीतर ही भीतर चिंता कर रहे थे। एक दिन सुबह महल के मुख्य गार्ड ने खबर दी, किसी गांव से एक बड़ा मामला आगरा पहुंचा है। एक अमीर जमींदार पर गांव के लोगों ने रोष जताया था कि उसने उनकी जमीन जबरदस्ती ले ली और फसल का हिस्सा नहीं दिया। ये मामला अकबर के न्याय के दायरे में आ गया और उन्होंने तुरंत तय किया कि इसे सुलझाया जाए। आमिर ने भी ये सुना और अचानक उसकी आंखों में कुछ चमक दौड़ गई। उसने बीरबल से कहा, मैं गांव जाकर लोगों का हाल जानना चाहूंगा। उनकी असली बातें तो वही बताते हैं जो आंखों में छुपी रहती है। बीरबल ने हंसते हुए कहा, ठीक है, पर न्याय से कोई खेल मत खेलना। हमारे नियम साफ है। आमिर ने वादा किया और गांव की ओर निकल पड़ा, पर उसके साथ कुछ गुप्त उद्देश्य भी थे। किसी ने कहा कि वो वहां जाकर कुछ झूठी सूचनाएं इकट्ठा करेगा ताकि किसी की छवि नरक बना सके। गांव पहुंचकर आमिर ने लोगों की हालत देखी। वहां गरीबी, बेरोजगारी और असंतोष था। वे सच में पीड़ित थे। उन लोगों ने आमिर के समक्ष अपनी व्यथा कह डाली। आमिर की आत्मा बर्फ की सी पिघली। वो समझ गया कि यहां केवल एक आदमी ही दोषी नहीं, बल्कि कई तरह के ठिकानों से ये व्यवस्था बनी है। उसने प्यार और क्रोध के बीच झटकों में काम किया और कुछ पुरानी बातों का उपयोग करके एक खेल चलाया। उसने गांव वालों से कहा कि वे जो भी शिकायतें बताएं, वो उन्हें दरबार में सही तरीके से प्रस्तुत करेगा। गांव वालों ने भरोसा कर दिया। आमिर ने वापस आकर
अकबर के सामने ये सारी बातें रख दी, पर उसने अपनी बातों में एक छोटा सा मोड़ भी जोड़ दिया। उसने ऐसा बताया कि लगे कि जमींदार ने जानबूझकर अदालतों में दस्तावेज बदलवाए और कुछ दरबारियों के साथ सांठगांठ की। अकबर ने इसका संज्ञान लिया और जांच के आदेश दिए। जमींदार को दरबार में बुलाया गया और दस्तावेजों की जांच होने लगी। बीरबल को लगा कि कहीं मदारी की बातों ने किसी की प्रतिष्ठा पर कटाक्ष कर दिया है। बीरबल ने शांत स्वर में कहा, सतर्क रहना जरूरी है। अक्सर बातों के बीच कुछ अनिर्णित सच भी छुपा रहता है। अकबर ने भी यही कहा कि सबूतों के बिना फैसला नहीं होगा। जांच के दौरान कुछ अभिलेख और घोटाले की जानकारी मिली, पर वो इतना टेढ़ा और उलझा हुआ था कि सीधे तौर पर किसी पर आरोप लगाना मुश्किल था। भूमि के पुराने कागज, पुरानी मुहरें और गवाह सबके कहने में अंतर थे। इसी बीच गांव वाले और जमींदार के बीच के पुराने झगड़े सामने आए। कुछ दस्तावेजों के गायब होने और फिर अचानक मिल जाने की घटना ने सभी को चौंका दिया। बीरबल ने ध्यान दिया कि जहां कहीं विवाद है, वहां आमिर की छाप कहीं न कहीं नजर आती है। उसने लोगों की बात दिल में रखी थी और फिर थोड़े से रंग बदलकर दरबार में वही प्रस्तुत कर दिया था। एक तरह से आमिर ने सच्चाई को तेज किया था, पर बीरबल ने महसूस किया कि तेज कर देना और मोड़ देना दो अलग चीजें हैं। जब सच को दूसरों पर टिका दिया जाए, तब उसका दंश निर्दोष पर भी पड़ सकता है। बीरबल ने आमिर से पूछा, तुम अपनी कला का उपयोग समाज को जागाने के लिए कर रहे हो या किसी जुड़ी हुई आग भड़काने के लिए? आमिर ने तब कर कहा, बीरबल जी, कभी कभी आक्रोश ही परिवर्तन को जन्म देता है। अगर लोगों को एक झटका मिले तो वे उठ खड़े हों। बीरबल ने नर्म स्वर में कहा, पर परिवर्तन डर से और अविश्वास से नहीं, समझ से आता है। अगर तुम आग जोड़कर अच्छी फल पाने की कोशिश कर रहे हो तो तुम्हें सोचना चाहिए। आमिर ने कुछ पल चुप्पी साधी और फिर बोला, शायद आप सही कह रहे हैं, पर कब तक किसी तेजी से बने झुंड को धैर्य सिखा सकूं? बीरबल ने मुस्कुरा कर कहा, सबसे पहले स्वयं को सिखाओ। कई दिनों की जांच के बाद असल सच्चाई धीरे धीरे उभरने लगी। कुछ भ्रष्ट तरीके और कुछ पुराने झगड़े सामने आए जिनका समाधान सरल नहीं था। उस जमींदार ने कुछ गलत किए थे, पर कुछ आरोप झूठे भी निकले। अकबर ने निश्चय किया कि न्याय को सामान्य तरीके से जारी रखना चाहिए। दोषियों को दंड मिलेगा अगर प्रमाण मिलते हैं, पर निर्दोष को बेवजह दंडित नहीं किया जाएगा। आमिर ने देखा कि उसकी तीखी बातें कुछ हद तक लोगों को बढ़ावा दे रही थी, पर साथ ही निर्दोषों को भी चोट पहुंच रही थी। उसके भीतर एक उथल पुथल हुई। उसने बीरबल से विनती की, मदद करिए, मैं नहीं चाहता कि किसी की जाति घटे। बीरबल ने कहा, तुम पहले अपनी कला का इस्तेमाल सच को उजागर करने में करो, न कि डर बनाने में। आमिर ने नमन किया और वापस गांव गया। उसने गांव में सत्य के साथ काम किया, किसानों के खातों की जांच में मदद की, झूठे दस्तावेजों की पुनः समीक्षा करवाई और लोगों की आपसी बैठकों का आयोजन कर उन्हें समझाया कि बदलना है तो शांतिपूर्ण उपायों से बदला जाए। समय के साथ मामला शांत हुआ, लेकिन दरबार में कुछ लोगों ने आमिर से शिकायत कर दी कि उसने झूठी जानकारी देकर उनकी प्रतिष्ठा ठेस पहुंचाई। अकबर ने सबका न्यायपूर्वक परीक्षण किया और जहां जरूरी समझा वहां पर अपूर्ण क्षतिपूर्ति कराने के आदेश दिए। आमिर ने स्वयं से वादा किया कि अब वो केवल खेल दिखाने तक सीमित रहेगा और किसी के जीवन को न तोड़ने देगा। उसने सीख ली कि कला का असली मकसद इंसानियत को जोड़ना है, न कि उसे तोड़ना। एक शाम जब सूर्य धीरे धीरे ढल रहा था और महल के आंगन में पतझड़ के पत्तों की फुसफुसाहट हो रही थी, आमिर बीरबल के पास आया। उसने अपनी बांसुरी उठाई और कहा, बीरबल जी, आज मैंने सोचा कि मैं अपनी कला से लोगों के बीच एक खेल करूं, पर यह खेल ऐसे होगा कि लोग न केवल हंसे बल्कि सोचे भी। बीरबल ने शांत स्वर में कहा, जब खेल में सच्चाई की समावेश हो और उसका मकसद हितकारी हो तो वो वाकई महान होता है। पर याद रखो, खेल के बाद परिणाम भी तुम्हारे हाथ में होंगे।
तुम्हें संभालना होगा। आमिर ने धीमे से बांसुरी बजाई और दरबार में एक छोटी सी प्रस्तुति दी, जिसमें उसने पहले की गलती और उसके सुधार को दिखाया। उसने लोगों से कहा कि हर कला स्वाभाविक रूप से दोहरी होती है। एक भाग जो मनोरंजन करता है और दूसरा जो संवेदना जगाता है। उसने खुद की कहानी सुनाई, कैसे उसने दिखावे में गिरकर लोगों को ठेस पहुंचाई और कैसे उसने फिर विश्वास जीता। लोगों ने आंखें नम कर ली और अकबर ने कहा, हर किसी को दूसरा मौका दिया जा सकता है, पर उसके बाद उसका कर्म ही उसे परिभाषित करेगा। बीरबल ने अंत में कहा, कला का असली उद्देश्य है मनुष्य को जोड़ना, न कि विभाजित करना। हम सबको ये याद रखना चाहिए कि हंसी और रोना दोनों ही जीवन का हिस्सा है, पर हमें उन हंसी रोनों के पीछे के इरादों को समझना चाहिए। आमिर ने सिर झुकाया और महल में तालियों की गूंज उठी। दरबार ने यह बात स्वीकार की कि कला की सीमा और संस्कृति का दायरा बड़ा है, पर उस दायरे में दया और न्याय की सीमाएं भी होनी चाहिए। समय के साथ आमिर का नाम केवल मदारी के रूप में नहीं, बल्कि एक ऐसे कलाकार के रूप में लिया जाने लगा जिसने गलती मानी और सुधार किया। उसने बीरबल की उस सीख को जीवन भर नहीं भूला और अकबर के दरबार में यह कहानी भी दोहराई जाने लगी कि कैसे एक मदारी ने खेल दिखाते हुए समाज की कुछ परतें उघाड़ी, पर कैसे बुद्धि और दया ने अंततः सच्चाई और न्याय का मार्ग प्रशस्त किया। इसी बीच गांव वाले और जमींदार के बीच के पुराने झगड़े सामने आए। कुछ दस्तावेजों के गायब होने और फिर अचानक मिल जाने की घटना ने सभी को चौंका दिया। बीरबल ने ध्यान दिया कि जहां कहीं विवाद है, वहां आमिर की छाप कहीं न कहीं नजर आती है। उसने लोगों की बात दिल में रखी थी और फिर थोड़े से रंग बदलकर दरबार में वही प्रस्तुत कर दिया था। एक तरह से आमिर ने सच्चाई को तेज किया था, पर बीरबल ने महसूस किया कि तेज कर देना और मोड़ देना दो अलग चीजें हैं। जब सच को दूसरों पर टिका दिया जाए, तब उसका दंश निर्दोष पर भी पड़ सकता है। बीरबल ने आमिर से पूछा, तुम अपनी कला का उपयोग समाज को जागाने के लिए कर रहे हो या किसी जुड़ी हुई आग भड़काने के लिए? आमिर ने तब कर कहा, बीरबल जी, कभी कभी आक्रोश ही परिवर्तन को जन्म देता है। अगर लोगों को एक झटका मिले तो वे उठ खड़े हों। बीरबल ने नर्म स्वर में कहा, पर परिवर्तन डर से और अविश्वास से नहीं, समझ से आता है। अगर तुम आग जोड़कर अच्छी फल पाने की कोशिश कर रहे हो तो तुम्हें सोचना चाहिए। आमिर ने कुछ पल चुप्पी साधी और फिर बोला, शायद आप सही कह रहे हैं, पर कब तक किसी तेजी से बने झुंड को धैर्य सिखा सकूं? बीरबल ने मुस्कुरा कर कहा, सबसे पहले स्वयं को सिखाओ। कई दिनों की जांच के बाद असल सच्चाई धीरे धीरे उभरने लगी। कुछ भ्रष्ट तरीके और कुछ पुराने झगड़े सामने आए जिनका समाधान सरल नहीं था। उस जमींदार ने कुछ गलत किए थे, पर कुछ आरोप झूठे भी निकले। अकबर ने निश्चय किया कि न्याय को सामान्य तरीके से जारी रखना चाहिए। दोषियों को दंड मिलेगा अगर प्रमाण मिलते हैं, पर निर्दोष को बेवजह दंडित नहीं किया जाएगा। आमिर ने देखा कि उसकी तीखी बातें कुछ हद तक लोगों को बढ़ावा दे रही थी, पर साथ ही निर्दोषों को भी चोट पहुंच रही थी। उसके भीतर एक उथल पुथल हुई। उसने बीरबल से विनती की, मदद करिए, मैं नहीं चाहता कि किसी की जाति घटे। बीरबल ने कहा, तुम पहले अपनी कला का इस्तेमाल सच को उजागर करने में करो, न कि डर बनाने में। आमिर ने नमन किया और वापस गांव गया। उसने गांव में सत्य के साथ काम किया, किसानों के खातों की जांच में मदद की, झूठे दस्तावेजों की पुनः समीक्षा करवाई और लोगों की आपसी बैठकों का आयोजन कर उन्हें समझाया कि बदलना है तो शांतिपूर्ण उपायों से बदला जाए। समय के साथ मामला शांत हुआ, लेकिन दरबार में कुछ लोगों ने आमिर से शिकायत कर दी कि उसने झूठी जानकारी देकर उनकी प्रतिष्ठा ठेस पहुंचाई। अकबर ने सबका न्यायपूर्वक परीक्षण किया और जहां जरूरी समझा वहां पर अपूर्ण क्षतिपूर्ति कराने के आदेश दिए। आमिर ने स्वयं से वादा किया कि अब वो केवल खेल दिखाने तक सीमित रहेगा और किसी के जीवन को न तोड़ने देगा। उसने सीख ली
कि कला का असली मकसद इंसानियत को जोड़ना है, न कि उसे तोड़ना। एक शाम जब सूर्य धीरे धीरे ढल रहा था और महल के आंगन में पतझड़ के पत्तों की फुसफुसाहट हो रही थी, आमिर बीरबल के पास आया। उसने अपनी बांसुरी उठाई और कहा, बीरबल जी, आज मैंने सोचा कि मैं अपनी कला से लोगों के बीच एक खेल करूं, पर यह खेल ऐसे होगा कि लोग न केवल हंसे बल्कि सोचे भी। बीरबल ने शांत स्वर में कहा, जब खेल में सच्चाई की समावेश हो और उसका मकसद हितकारी हो तो वो वाकई महान होता है। पर याद रखो, खेल के बाद परिणाम भी तुम्हारे हाथ में होंगे, तुम्हें संभालना होगा। आमिर ने धीमे से बांसुरी बजाई और दरबार में एक छोटी सी प्रस्तुति दी, जिसमें उसने पहले की गलती और उसके सुधार को दिखाया। उसने लोगों से कहा कि हर कला स्वाभाविक रूप से दोहरी होती है, एक भाग जो मनोरंजन करता है और दूसरा जो संवेदना जगाता है। उसने खुद की कहानी सुनाई, कैसे उसने दिखावे में गिरकर लोगों को ठेस पहुंचाई और कैसे उसने फिर विश्वास जीता। लोगों ने आंखें नम कर ली और अकबर ने कहा, हर किसी को दूसरा मौका दिया जा सकता है, पर उसके बाद उसका कर्म ही उसे परिभाषित करेगा। बीरबल ने अंत में कहा, कला का असली उद्देश्य है मनुष्य को जोड़ना, न कि विभाजित करना। हम सबको ये याद रखना चाहिए कि हंसी और रोना दोनों ही जीवन का हिस्सा है, पर हमें उन हंसी रोनों के पीछे के इरादों को समझना चाहिए। आमिर ने सिर झुकाया और महल में तालियों की गूंज उठी। दरबार ने यह बात स्वीकार की कि कला की सीमा और संस्कृति का दायरा बड़ा है, पर उस दायरे में दया और न्याय की सीमाएं भी होनी चाहिए। समय के साथ आमिर का नाम केवल मदारी के रूप में नहीं, बल्कि एक ऐसे कलाकार के रूप में लिया जाने लगा जिसने गलती मानी और सुधार किया। उसने बीरबल की उस सीख को जीवन भर नहीं भूला और अकबर के दरबार में यह कहानी भी दोहराई जाने लगी कि कैसे एक मदारी ने खेल दिखाते हुए समाज की कुछ परतें उघाड़ी, पर कैसे बुद्धि और दया ने अंततः सच्चाई और न्याय का मार्ग प्रशस्त किया। इसी बीच गांव वाले और जमींदार के बीच के पुराने झगड़े सामने आए। कुछ दस्तावेजों के गायब होने और फिर अचानक मिल जाने की घटना ने सभी को चौंका दिया। बीरबल ने ध्यान दिया कि जहां कहीं विवाद है, वहां आमिर की छाप कहीं न कहीं नजर आती है। उसने लोगों की बात दिल में रखी थी और फिर थोड़े से रंग बदलकर दरबार में वही प्रस्तुत कर दिया था। एक तरह से आमिर ने सच्चाई को तेज किया था, पर बीरबल ने महसूस किया कि तेज कर देना और मोड़ देना दो अलग चीजें हैं। जब सच को दूसरों पर टिका दिया जाए, तब उसका दंश निर्दोष पर भी पड़ सकता है। बीरबल ने आमिर से पूछा, तुम अपनी कला का उपयोग समाज को जागाने के लिए कर रहे हो या किसी जुड़ी हुई आग भड़काने के लिए? आमिर ने तब कर कहा, बीरबल जी, कभी कभी आक्रोश ही परिवर्तन को जन्म देता है। अगर लोगों को एक झटका मिले तो वे उठ खड़े हों। बीरबल ने नर्म स्वर में कहा, पर परिवर्तन डर से और अविश्वास से नहीं, समझ से आता है। अगर तुम आग जोड़कर अच्छी फल पाने की कोशिश कर रहे हो तो तुम्हें सोचना चाहिए। आमिर ने कुछ पल चुप्पी साधी और फिर बोला, शायद आप सही कह रहे हैं, पर कब तक किसी तेजी से बने झुंड को धैर्य सिखा सकूं? बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, सबसे पहले स्वयं को सिखाओ। कई दिनों की जांच के बाद असल सच्चाई धीरे धीरे उभरने लगी। कुछ भ्रष्ट तरीके और कुछ पुराने झगड़े सामने आए जिनका समाधान सरल नहीं था। उस जमींदार ने कुछ गलत किए थे, पर कुछ आरोप झूठे भी निकले। अकबर ने निश्चय किया कि न्याय को सामान्य तरीके से जारी रखना चाहिए। दोषियों को दंड मिलेगा अगर प्रमाण मिलते हैं, पर निर्दोष को बेवजह दंडित नहीं किया जाएगा। आमिर ने देखा कि उसकी तीखी बातें कुछ हद तक लोगों को बढ़ावा दे रही थी, पर साथ ही निर्दोषों को भी चोट पहुंच रही थी। उसके भीतर एक उथल पुथल हुई। उसने बीरबल से विनती की, मदद करिए, मैं नहीं चाहता कि किसी की जाति घटे। बीरबल ने कहा, तुम पहले अपनी कला का इस्तेमाल सच को उजागर करने में करो, न कि डर बनाने में। आमिर ने नमन किया और वापस गांव गया। उसने गांव में सत्य के साथ काम किया, किसानों के खातों की जांच में मदद की
झूठे दस्तावेजों की पुनः समीक्षा करवाई और लोगों की आपसी बैठकों का आयोजन कर उन्हें समझाया कि बदलना है तो शांतिपूर्ण उपायों से बदला जाए। समय के साथ मामला शांत हुआ, लेकिन दरबार में कुछ लोगों ने आमिर से शिकायत कर दी कि उसने झूठी जानकारी देकर उनकी प्रतिष्ठा ठेस पहुंचाई। अकबर ने सबका न्यायपूर्वक परीक्षण किया और जहां जरूरी समझा वहां पर अपूर्ण क्षतिपूर्ति कराने के आदेश दिए। आमिर ने स्वयं से वादा किया कि अब वो केवल खेल दिखाने तक सीमित रहेगा और किसी के जीवन को न तोड़ने देगा। उसने सीख ली कि कला का असली मकसद इंसानियत को जोड़ना है, न कि उसे तोड़ना। एक शाम जब सूर्य धीरे धीरे ढल रहा था और महल के आंगन में पतझड़ के पत्तों की फुसफुसाहट हो रही थी, आमिर बीरबल के पास आया। उसने अपनी बांसुरी उठाई और कहा, बीरबल जी, आज मैंने सोचा कि मैं अपनी कला से लोगों के बीच एक खेल करूं, पर यह खेल ऐसे होगा कि लोग न केवल हंसे बल्कि सोचे भी। बीरबल ने शांत स्वर में कहा, जब खेल में सच्चाई की समावेश हो और उसका मकसद हितकारी हो तो वो वाकई महान होता है। पर याद रखो, खेल के बाद परिणाम भी तुम्हारे हाथ में होंगे, तुम्हें संभालना होगा। आमिर ने धीमे से बांसुरी बजाई और दरबार में एक छोटी सी प्रस्तुति दी, जिसमें उसने पहले की गलती और उसके सुधार को दिखाया। उसने लोगों से कहा कि हर कला स्वाभाविक रूप से दोहरी होती है, एक भाग जो मनोरंजन करता है और दूसरा जो संवेदना जगाता है। उसने खुद की कहानी सुनाई, कैसे उसने दिखावे में गिरकर लोगों को ठेस पहुंचाई और कैसे उसने फिर विश्वास जीता। लोगों ने आंखें नम कर ली और अकबर ने कहा, हर किसी को दूसरा मौका दिया जा सकता है, पर उसके बाद उसका कर्म ही उसे परिभाषित करेगा। बीरबल ने अंत में कहा, कला का असली उद्देश्य है मनुष्य को जोड़ना, न कि विभाजित करना। हम सबको ये याद रखना चाहिए कि हंसी और रोना दोनों ही जीवन का हिस्सा है, पर हमें उन हंसी रोनों के पीछे के इरादों को समझना चाहिए। आमिर ने सिर झुकाया और महल में तालियों की गूंज उठी। दरबार ने यह बात स्वीकार की कि कला की सीमा और संस्कृति का दायरा बड़ा है, पर उस दायरे में दया और न्याय की सीमाएं भी होनी चाहिए। समय के साथ आमिर का नाम केवल मदारी के रूप में नहीं, बल्कि एक ऐसे कलाकार के रूप में लिया जाने लगा जिसने गलती मानी और सुधार किया। उसने बीरबल की उस सीख को जीवन भर नहीं भूला और अकबर के दरबार में यह कहानी भी दोहराई जाने लगी कि कैसे एक मदारी ने खेल दिखाते हुए समाज की कुछ परतें उघाड़ी, पर कैसे बुद्धि और दया ने अंततः सच्चाई और न्याय का